Hello students, in this lecture we will discuss about characteristic polynomial, minimal polynomial and monic polynomial of a linear transformation, and then we will study about the invariant subspace of a vector space. First we will study about characteristic and minimal polynomial of a linear transformation. हमने मैट्रिक्स थ्योरी में ये पढ़ा था. अगर आपको कंसीडर कर लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है जो जिसका ऑर्डर जो है वो 2 into 2 है. सिंपल सी कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4. तो इस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, अगर ये मैट्रिक्स ए है और लैम्डा इसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हैं, ए माइनस लैम्डा आई इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसे 0 से इक्वेट करते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस मैट्रिक्स की, और ये जिस फॉर्म में आएगी, मान लीजिए ये आती है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो ये जब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, मैट्रिक्स में से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट आ गया, ओपन करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे. तो जो क्योंकि ये 2 into 2 है तो सेकंड डिग्री की एक इक्वेशन मिलेगी लैम्डा में. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. अगर 0 से इक्वेट नहीं करेंगे, केवल इसकी बात करेंगे, तो दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, ए के करस्पॉन्डिंग. मैंने एक एग्जांपल के लिए ले लिया है, जरूरी नहीं है कि ये इसी की ही हो. इस फॉर्म में आई है मान लीजिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है. 0 से इक्वेट करते रहे तो इक्वेशन बन जाएगी. ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने ये पढ़ा है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. हर मैट्रिक्स जो है वो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. क्योंकि डिटर्मिनेंट आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब मैट्रिक्स कैसी गिवन होगी, हमें स्क्वायर होगी. तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी 2 into 2 ऑर्डर की. तो मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई करेगी. अगर मैं ये कहूँ कि मैट्रिक्स लैम्डा की जगह में ए पुट कर दूं तो ये सेटिस्फाई होगी. ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस हैं तो इसे भी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. इसमें आइडेंटिटी ले लेंगे इक्वल्स टू 0, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 हो जाएगी. तो ये जो मैट्रिक्स है ए, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. अब ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गई. अगर ये जो मैट्रिक्स, ये जो हमें मिल रही है, ये मान लीजिए ये मिल रही है लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 1. कंसीडर कर लीजिए इसके फैक्टर्स ये हैं, इस तरीके की ये सेकंड डिग्री की थी तो हमने इसके फैक्टर कर लिए, इस फॉर्म की है. ठीक, अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें हमने फैक्टर कर दिए हैं. मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई कर रही है कैले हैमिल्टन थ्योरम से. ठीक है, अगर मैट्रिक्स जो है इसकी किसी एक पार्ट को सेटिस्फाई करेगी, अगर मैट्रिक्स इसके किसी एक पार्ट को, मतलब इसमें अगर मैं रख दूं a माइनस 4i ही 0 हो जा रहा है, ठीक है, और इस पे रखने पर 0 नहीं हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि a माइनस 4i रखने पर, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स इस पार्ट को सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है. लैम्डा माइनस 4 जो है वो इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल है. ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है? लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर दे. ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो a माइनस लैम्डा आई की डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 से a माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को ओपन करके हमें मिली, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है. लेकिन लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर दे वो मिनिमल पॉलिनोमियल कहलाती है. लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल होने के लिए वो मोनिक होनी चाहिए. मोनिक का मतलब है जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए? 1. जैसे यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है उसका जो कोफिशिएंट है 1 हो. यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है. तो अगर मैट्रिक्स इसे सेटिस्फाई कर रही है तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी. अगर मैट्रिक्स इन दोनों को किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ए,
इनमें पुट करने पर, तो मैट्रिक्स इसे तो सेटिस्फाई कर रही है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी और यही मिनिमल पॉलिनोमियल भी हो जाएगी। अगर लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल जिसे मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर दे वो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है कभी कभी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मान लीजिए यही लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर लैम्डा प्लस 2, मैट्रिक्स जो है वो लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इसे सेटिस्फाई कर रही है, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री 2 है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मिनिमल है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल। और अगर इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसे भी नहीं कर रही है, तो हम ये कह देंगे यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और यही मिनिमल पॉलिनोमियल है। ये तो मैट्रिक्स के टर्म्स में हम डिफाइन करते थे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मूव करते हैं, हमें क्या पढ़ना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और मिनिमल पॉलिनोमियल है वो बिल्कुल सेम है। क्या होता है, टी अगर आप कंसीडर कर लीजिए, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वेक्टर स्पेस V से दूसरे वेक्टर स्पेस V पे, जो फील्ड F पे डिफाइंड है दो वेक्टर स्पेसेस, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से V पे, ठीक है। यहाँ पे V का कोई बेसिस होगा, यहाँ पे V का बेसिस होगा, तो इधर के बेसिस के एलिमेंट्स को इधर के बेसिस के एलिमेंट्स इधर के जो बेसिस के एलिमेंट्स आएंगे उनकी इमेजेस फाइंड करेंगे, इसमें उनको इधर के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा हमें। मतलब टी जो है, टी का भी कोई ना कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल, इसी तरीके से जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास एक मैट्रिक्स मिलती है, जो हम ये कहते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स का ट्रांसपोज है। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जो मिलते हैं जब लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उसके इक्वल रखते हैं, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स जो मिलते हैं उसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है। तो ये जो मैट्रिक्स मिलती है करस्पॉन्डिंग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, इस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाएगी, और इस मैट्रिक्स की जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के करस्पॉन्डिंग जो है मिनिमल पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या होती है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और उसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है उन्हीं को ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे इसे डिफाइन कर सकते हैं। Let T be a linear transformation from a vector space V to V, then the characteristic polynomial of matrix representation of T, characteristic polynomial of matrix representation of T is defined as the characteristic polynomial of T. Similarly, the minimal polynomial of matrix representation of T, minimal polynomial of matrix representation of T is defined as the minimal polynomial of T. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो होती है उन्हें डिफाइन करने के लिए उनका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो पता हो हमें। अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पता है तो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स की
मिनिमल पॉलिनोमियल हम जानते हैं, उस वही जो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल होंगी वो ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल होंगी। ठीक, इन कॉन्सेप्ट्स को आगे हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इनवेरिएंट सबस्पेस। इनवेरिएंट सबस्पेस कंसीडर कर लीजिए V और V दो वेक्टर स्पेसेस हैं। V ओवर द फील्ड F एक वेक्टर स्पेस है, V ओवर द फील्ड F एक वेक्टर स्पेस है, T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू V। और हमने ये कंसीडर कर लिया है W जो है वो एक सब स्पेस है V का। W जो है वो सब स्पेस है किसका? V का। W V का सब स्पेस है तो W इधर है तो इधर भी होगा W। ठीक है, ये सब स्पेस W जो है V और V दो वेक्टर स्पेसेस दोनों सेम वेक्टर स्पेसेस हैं। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V टू V और W एक सब स्पेस है V का, तो W इस V का है मतलब इस V का भी होगा क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम है। ये W जो है सब स्पेस, दिस W इज नोन एज इनवेरिएंट सब स्पेस अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। इस W को हम कहेंगे कि ये इनवेरिएंट सब स्पेस है अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इफ क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो, अगर ये W के एलिमेंट्स की इमेज जो है W में ही बनाए। इफ T W इज कंटेन्ड इन W। यहां पे मैं एक बार डिनोट कर देता हूं, T W किस में कंटेन्ड हो? W में कंटेन्ड हो। मतलब पूरा W जो था यहाँ सब स्पेस, उस पूरे W की जो इमेज मिली वो किस में मिली? इधर W के अंदर ही मिली, W से बाहर हम नहीं गए। या फिर इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, T अल्फा बिलोंग्स टू W फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू W। कोई भी अल्फा हो W का, उस अल्फा की इमेज T से इस T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में जो इमेज होगी वो किसमें मिलेगी? W में ही मिलेगी। तो हम कहेंगे W इज इनवेरिएंट सब स्पेस। इनवेरिएंट मतलब वो चेंज नहीं हुआ, उसके एलिमेंट्स की इमेज उसी के अंदर मिल रही है। तो W जो है यहाँ पे वो चेंज नहीं हुआ तो इनवेरिएंट है, सेम रहा, वेरी नहीं हुआ। तो फिर से समझ लेंगे, V और V दो वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस इसमें दोनों सेम होने चाहिए। V और V दो वेक्टर स्पेसेस हैं, T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू V और W कोई सब स्पेस है V का, तो W जो है वो T इनवेरिएंट कहलाएगा अगर T मैपिंग के थ्रू W की इमेज जो मिल रही है वो W के अंदर ही मिल रही है। W के सारे एलिमेंट्स की इमेज, W की इमेज का मतलब है W के सारे एलिमेंट्स की इमेज। इसे डिफाइन कर लेंगे, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस over the field, let V be a vector space over the field F and let T be a linear transformation, T be a linear transformation from V to V, then a subspace W, then a subspace W of V is said to be an invariant subspace, is said to be an invariant subspace of V if invariant subspace कहलाएगा if TW is contained in W, और ऐसे भी कह सकते हैं T अल्फा बिलोंग्स टू W। T अल्फा का मतलब है एक एलिमेंट की इमेज, एलिमेंट की इमेज जो है वो हमेशा बिलोंग करेगी, ये खुद सेट होगा, इस सेट में सेट कंटेन्ड होता है। T अल्फा बिलोंग्स टू W फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू W। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये कहेंगे जो W सब स्पेस है वो कैसा है? T इनवेरिएंट है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T के अंडर में इनवेरिएंट है, T इनवेरिएंट कहलाता है। इस सेट टू बी इनवेरिएंट सब स्पेस ऑफ V अंडर T, यहां पे यूज कर लेंगे अंडर T, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T के अंडर में इनवेरिएंट है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए अगर हम लेना चाहें
v अपने आप का सब स्पेस है, w जो हम ले रहे हैं सब स्पेस, अगर हम खुद v ले लें, v ले लेंगे अगर, तो v की इमेज तो उधर v में ही मिलेगी, उधर t और t क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने v से v डिफाइन करा है, तो v की इमेज v के अंदर ही मिलेगी, बाहर तो मिलेगी नहीं। तो पूरे v की इमेज बाय t जो मिलेगी वो rt होती है रेंज स्पेस, वो v का ही सबसेट होगा, v के अंदर ही एक सब स्पेस होता है, तो v के अंदर ही मिलेगी। इट मींस जो वेक्टर स्पेस है वो खुद एक इनवेरिएंट सब स्पेस होता है अंडर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, अगर दोनों सेम वेक्टर स्पेसेस हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट एवरी वेक्टर स्पेस is invariant under any linear transformation। हर वेक्टर स्पेस जो होता है वो इनवेरिएंट होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v से v डिफाइन कर रहे हैं और v की इमेज फाइंड कर रहे हैं, तो v की इमेज का जो कलेक्शन होता है वो कोडोमेन में जो कलेक्शन मिलता है वो rt होता है रेंज स्पेस। रेंज स्पेस v के अंदर ही होती है या v के इक्वल होती है, अगर मैपिंग ऑन टू है t ऑन टू है तो इस v के इक्वल ही होगी, v के इक्वल होती है या फिर v के अंदर होती है, तो हम ये कहेंगे v जो है वो खुद t इनवेरिएंट होता है। इसी तरीके से सेकंड, द जीरो स्पेस v w बराबर, अगर हम ले लें जीरो स्पेस ले लें, जीरो वेक्टर स्पेस, केवल जीरो जो होता है जीरो वेक्टर, इसका एक सब स्पेस फॉर्म कर लिया जीरो वेक्टर स्पेस। इस जीरो वेक्टर की इमेज, अगर क्योंकि t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जीरो वेक्टर की इमेज जीरो वेक्टर पे मिलती है, तो जीरो वेक्टर की इमेज जो मिलेगी इधर का जीरो वेक्टर भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम है, तो इस जीरो वेक्टर की इमेज जीरो वेक्टर पे मिलेगी। ठीक है, तो और कोई एलिमेंट है नहीं, जीरो वेक्टर की इमेज जीरो वेक्टर पे मिली, मतलब इस पूरे w जो हम ले रहे हैं इस छोटे वाले सब स्पेस को, जिसे हम कह रहे हैं जीरो वेक्टर स्पेस, इसकी इमेज इसी में मिली। इट मींस ये t इनवेरिएंट है, ये किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहेगा। तो जीरो स्पेस w इक्वल्स टू जीरो इज t इनवेरिएंट अंडर एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t में ये t इनवेरिएंट रहता है। इसी तरीके से और एग्जांपल्स हम कर सकते हैं, कोई वेक्टर स्पेस सेम दो ले लीजिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर लीजिए, ठीक है, एक सब स्पेस हम बना सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले सकते हैं, rt जो होता है, हमने ये पढ़ा है v के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनका कलेक्शन क्या होता है, v के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस का जो कलेक्शन होता है वो rt होता है। rt यहाँ का एक सब स्पेस होता है, rt यहाँ पे सब स्पेस होगा तो rt यहाँ पे भी सब स्पेस होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस सेम है तो उसे आप उधर ले रहे हैं तो इधर भी ले सकते हैं। तो इस rt की, क्योंकि v की इमेज rt के अंदर मिल रही है तो rt की इमेज तो rt के अंदर मिलेगी मिलेगी, क्योंकि पूरे वेक्टर स्पेस की rt में मिलती है इमेज हमें, इसीलिए rt की इमेज तो rt में मिलेगी मिलेगी। तो रेंज स्पेस जो होती है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो भी एक इनवेरिएंट सब स्पेस होती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखना चाहें तो, द रेंज स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is also an invariant subspace, ये भी एक इनवेरिएंट सबस्पेस होता है, is also an invariant subspace। तो ये दो तीन एग्जांपल्स हैं इनवेरिएंट सबस्पेस पे बेस्ड। अब इस इनवेरिएंट सबस्पेस पे बेस्ड और मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इन्वॉल्व करते हुए एक थ्योरम हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है।